नमस्कार। प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। आज 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय का अमर सेनानियों को, जांबाजों को पूरा राष्ट्र श्रद्धांजलि दे रहा है। कारगिल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली और देश के कोने कोने में देश संकल्प ले रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है अपने उन जांबाजों को जिन्होंने पाकिस्तान के इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को चूर किया। पर साथियों, 1999 के 3 मई से 26 जुलाई तक हुए इस युद्ध को हुए अभी 23 साल हो चुके हैं। हमने अपने शहीदों के लिए नमन करने के अलावा उनके परिजनों की सुध तो ली। पहली बार कारगिल युद्ध में देश के इन जांबाज सैनिकों के का अंतिम संस्कार उनके परिजनों को करने का अवसर दिया गया। देश उनके सुख दुख में और परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। परंतु आज जहां हम पाकिस्तान के नापाक इरादों की भर्त्सना कर रहे हैं, वहां इन 23 सालों में भारत ने क्या सबक लिया कारगिल युद्ध से। तो ये कहते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि 1947 के बाद, भारत के विभाजन के बाद, जब अंग्रेज भारत से जाने वाले थे, जाने का निर्णय किया, उन्होंने इस देश की निर्ममता से 2 टुकड़े किए। धर्म के आधार पर टुकड़े किए गए। 20 लाख निर्दोष भारतीयों का कत्लेआम किया गया इस देश के निर्माण पर 1947 में। उसके बाद पाकिस्तान ने किस प्रकार से कश्मीर के नाम पर नापाक कृत्य के कश्मीर में हमला किया। कश्मीर के जो पाक अधिकृत कश्मीर वाले भूभाग को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। उसके बाद संसद हमला से लेकर मुंबई में आतंकी हमले से लेकर कितने कांड हुए। हम दोस्ती का तराना छेड़े रहे, पर पाकिस्तान ने अपने नापाक मंशा को कभी त्यागा नहीं। पाकिस्तान के लोगों के दिलो दिमाग में यह था कि हिंदुस्तान पे हमने राज किया है, हम हिंदुस्तान को, वो कहते थे हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। ये जज्बा उन्होंने, ये षड्यंत्र उन्होंने 1947 के बाद एक पल के लिए भी बंद नहीं किया। पर भारतीय हुक्मरान पाकिस्तान से मित्रता और दोस्ती के नाम पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के शासनकाल में बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। नहीं लगता है कि भारत के हुक्मरानों को देश के इस गौरवशाली विरासत में जहाँ ज्ञान, विज्ञान और चाणक्य जैसे
रणनीतिकार हो, या भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया है, किस प्रकार के आतताइयों को माफ नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान ने अपनी धूर्तता की पराकाष्ठा की सीमाएं पार कर दी। जिस प्रकार की सीमाएं कंस ने पार की थी, जिस प्रकार की सीमाएं राम ने रावण को पार करने के बाद दंडित किया था, रावण ने पार की थी। जिस प्रकार की सीमाएं शिशुपाल ने पार की थी, जिस प्रकार की सीमाएं दुर्योधन ने पार की थी, उसी सीमाओं को पार करने के बाद भीष्म पितामह से लेकर कर्ण से लेकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महारथियों ने भी जो सीमाएं पार की, अन्याय के पक्ष में खड़े रहे। वो भारतीय सनातन परंपरा का एक गुण होता है, एक सीख होती है कि समाज और न्याय को रोंदने वाले लोगों को, सत्य को रोंदने वालों लोगों को, धर्म को रोंदने वालों को, लोगों को, मानवता के रोंदने वाले लोगों को कड़ाई से दंड दे। भारत 1947 के बाद न जाने किस कपोल कल्पनाओं में, किस अधूरे दृष्टिकोण को आत्मसात करने, आत्मघाती दृष्टिकोण को, दुश्मनों को गले लगाने वाले दुश्मन जो विचार त्याग दे, शरणागत हो, उसकी रक्षा भारत ने सदियों से की। पारसियों की रक्षा की, विभीषण की रक्षा की, परंतु देश का दुर्भाग्य है कि इतने गौरवशाली ज्ञान और विज्ञान और संस्कृति के भंडार भारत में, जहां चाणक्य जैसे विशेषज्ञ रहे, वहां पर भारत आधे अधूरे दृष्टिकोण को, आत्मघाती दृष्टिकोण को आत्मसात करके पाकिस्तान को गले और मित्र बनाने की जो भयंकर भूल भारत के हुक्मरानों ने 1947 के बाद आज तक की है, उस भूल का खमियाजा भारत को कभी संसद हमले पे से चुकाना पड़ा, कभी कश्मीर पे हमले में हुआ, कभी पुलवामा पे हमले में हुआ, कभी कारगिल के हमले में हुआ, कभी बंबई और पठानकोट से लेकर हमने पंजाब में ये जख्म सहे, हम पूर्वोत्तर में जख्म सहे, हमने लंका में जख्म सहे। जब तक नीति और रणनीति और नियत भारत की, भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं होगी, ये छद्मवेशी जो आत्मघाती नीतियां भारत ने 1947 के बाद अपनाई है, उसको जब तक भारत नहीं त्यागेगा तब तक इसी प्रकार से कारगिल जैसे डंस, पुलवामा जैसे डंस, पठानकोट जैसे डंस, बंबई आतंकी हमले जैसे डंस, दिल्ली आतंकी हमले जैसे डंस, संसदीय पर हमले का जैसा डंस भारत को झेलना पड़ेगा। हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने 62 की लड़ाई में भारत पे हम गाते रहे तराना पंचशील के, मित्रता के, पर छली कपटी चीन ने पाकिस्तान की तरफ भारत के लाखों वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। और आज भी निरंतर उसी नापाक इरादों से बढ़कर वो भारत के लद्दाख से लेकर तमाम क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए मनसा से निराश रणनीति कर। हमने क्या सीखा? कारगिल प्रकरण के बाद हमने क्या सीखा? सरकारें कांग्रेस की रही, भारतीय जनता पार्टी की रही, इसमें कोई अंतर नहीं आया। पठानकोट पे हमला हुआ तो हमने क्या किया? उस भारत के को नाश करने में लगी हुई जो पाकिस्तान की सबसे कुख्यात एजेंसी है ISI, उसको आमंत्रण दिया वहां जांच के लिए।
पुलवामा में हुआ तो क्या हुआ? कब तक हम छुटपुट? हमारी रणनीति साफ नहीं है, हमारे शासकों की नीयत और दृष्टिकोण साफ नहीं है। राष्ट्र को एक मजबूत दृष्टिकोण रूस की तरह अपनाना पड़ेगा, इजराइल की तरह अपनाना पड़ेगा, चीन की तरह अपनाना पड़ेगा, अमेरिका की तरह अपनाना पड़ेगा। राष्ट्र हित सर्वोच्च। ये छद्म अंतर्राष्ट्रीय वाहवाही के चक्कर में राष्ट्र के हितों को बर्बाद करने वाली नीतियों को बर्बाद करने से न भारत आगे बढ़ेगा, न भारत सुरक्षित रहेगा। हमने ये देखा किस प्रकार से सरकारें कमजोर होती हैं, बाहरी दबाव को नहीं सह पाती है। कारगिल उसका एक उदाहरण है। जब कारगिल में 3 मई को 1999 को पाकिस्तान ने घुसपैठ कर चुके थे, कारगिल के पहाड़ियों पर 1998 में तत्कालीन पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुशर्रफ ने ये योजना बना दी थी कि भारत को कैसे सबक सिखाना है। उसने इस मिशन को आगे बढ़ाया, परंतु भारतीय लोग सोते रहे रणनीतिकार मित्रता के राग में। जब चरवाहे ने बताया 3 मई 1999 को भारत की इन चोटियों में, कारगिल की चोटियों में कुछ हथियारबंद अजनबी दिखाई दे रहे, तब भारतीय सेना जागी। भारतीय सेना ने 5 मई को इसकी विश्वसनीयता परख कर ये कहा कि पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 10 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का ऐलान किया। इन पाकिस्तानी सेना ने जो घुसपैठ की थी, और पाकिस्तान उन 5,000 घुसपैठियों को जिन्होंने कारगिल की विभिन्न चोटियों पर पोजीशन ले चुकी थी, मोर्चाबंदी कर ली की थी, उनको खदेड़ने के लिए भारत की सेना ने 30,000 जवान को इस ऑपरेशन विजय में लगाया। जब भारत की सेना ने देखा कि किसी प्रकार से ये ऊंचे मोर्चाबंदी से भारत को नुकसान हो रहा, तो भारत ने वायुसेना का भी सदुपयोग किया। और पाकिस्तान ये कहता रहा कि हमने, ये तो कश्मीर के लड़ाकू हैं, ये भारत से मुक्त चाहते हैं, हमारा कोई हाथ नहीं है। जब भारत ने उस पर प्रचंड हमले किए वायुसेना से और घेर कर बंदी की, 1 जून को पाकिस्तान के तमाम इन दावों को नकारते हुए अमेरिका और फ्रांस ने ये साफ कहा कि पाकिस्तानी सेना ने हमला किया है भारत की सीमा पे। उसके बाद 5 जुलाई को, जब 5 जुलाई तक भारत की सेना ने चौतरफा जब इन घुसपैठियों को, 5,000 घुसपैठियों को घेर लिया कारगिल में, अपनी शहादतें देके, अपनी परम वीरता के बाद, तो पाकिस्तान के आका रहे अमेरिका ने कि शरण में गया पाकिस्तान, गुहार लगाई नवाज शरीफ ने। तब पाकिस्तान को, इन सैनिकों को बचाने के लिए अमेरिका ने भारतीय हुक्मरान, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पे दबाव बनाया कि पाकिस्तान अब बाहर जाना चाहता है, इस युद्ध से मुक्ति पाना चाहता है, आप इन्हें सुरक्षित रास्ता दीजिए। जिन लोगों ने भारत की सेनाओं, भारत की जमीन पे कब्जा करने का दुस्साहस किया, भारतीय सैनिकों को मारने का कृत्य किया, जिसमें भारत के 527 जवान शहीद हुई, जिसमें 1363 जवान शहीद जो घायल हुए थे, 527 शहीद और 1363 घायल हुए।
उन गुनाहगारों को, उन पाकिस्तानी नापाक सेना को अमेरिका के दबाव में भारतीय हुक्मरानों ने सुरक्षित रास्ता देकर पाकिस्तान जाने दिया। जो चौतरफा गिर गए थे, जिनके सामने अब मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उनको सुरक्षित जाने दिया। जब वो सुरक्षित चले गए तो 14 जुलाई को पाकिस्तान द्वारा 5 जुलाई को पाकिस्तान ने इस युद्ध से अपनी सेना की वापसी का ऐलान किया। उनको सुरक्षित रास्ता अमेरिका ने दिलवाया। भारतीय सेना ने देश के हुक्मरानों के इस निर्देश पर उन भारतद्रोही पाकिस्तानी घुसपैठियों को जाने दिया। मजबूर रही सेना। 14 जुलाई को जब वो सैनिक चले गए पाकिस्तान के, जो भारत पे कब्जा करके बैठे हुए थे कारगिल में, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय विजय का ऐलान किया। ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक का ऐलान किया और 19 जुलाई को इस कारगिल के उन तमाम चोटियों पर जहां पाकिस्तान के सेना ने कब्जा कर लिया था, उन पर भारतीय सेना ने अपना नियंत्रण लेके वहां पे तिरंगा लहराया। कितनी शहादतें देनी पड़ी। उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, देश में अगला चुनाव हुआ तो कारगिल विजय के नाम पर देश में देश की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी का साथ दिया। पर आज 23 साल बाद जब हम देखते हैं कि देश ने क्या सबक लिया 23 सालों में कारगिल के बाद, तो हमें नहीं लगता कि आज भी पाकिस्तान और चीन जो भारत को मिटाने के लिए जुगलबंदी करे हुए हैं, जो संयुक्त अभ्यास अभी भी कर रहे हैं, सैन्य अभ्यास, उनसे भारत ने संबंध नहीं तोड़े हैं। जो भारत में यहाँ दिल्ली दंगा से लेकर तमाम कुकर्म करते हैं, उनसे व्यापार भी चला हुआ है, उनसे अन्य चीजें भी आयात हो रही है। चीन और पाकिस्तान से मित्रता राष्ट्र के हित में न कभी थी न कभी होगी। जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वायुवाही लूटने के लिए देश के हितों पर दांव लगाना है, हम उन्हें ये कहना चाहते हैं, भारत का हित पाकिस्तान और चीन से मित्रता का एक पल भी नहीं है। जब तक वो भारत को मिटाने के नापाक इरादे नहीं छोड़ते हैं, जब तक वो दिल से मित्रता करना नहीं चाहते हैं, भारत किस मुंह से उनसे मित्रता कर रहा है। जब तक वो भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन को वापस नहीं देना चाहते हैं, तब तक हम किस मुंह से पाकिस्तान और चीन को मित्रता के झूले झुलाते रहेंगे। तो ये कहना चाहते हैं, हमारा देश के नीति नियंताओं को एक सबक लेना होगा। यहाँ पे चाणक्य नीति के तहत, कृष्ण नीति के तहत देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए आगे आना होगा। ये तमाम प्रकार की 1947 के बाद अब तक चल रही नीतियाँ राष्ट्र के लिए घातक है। हमने देखा कारगिल के बाद जो भी घटनाएं हुई, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, चाहे ये अपना पुलवामा हो, चाहे उसके बाद दिल्ली दंगे से लेकर तमाम चीज़ें हों, भारत सरकारों का नज़रिया क्षणिक रहा। एक ठोस रणनीति के तहत पाकिस्तान और चीन के इन नापाक इरादों को विध्वंस करने का अभी तक मजबूत रणनीति भारतीय गौरवशाली इतिहास और रणनीतिकारों के तहत चलनी होगी। ये जो छदम ये बीच में आया है, पंचशील का सिद्धांत हो या अहिंसा का, तथाकथित अहिंसा केवल नैतिक लोगों के साथ काम करती है। अहिंसा धूर्त और पाखंडी और
पाकिस्तान और चीन जैसे आतताइयों के साथ, आक्रमणकारियों के साथ, दुष्टों के साथ नहीं चलती है। इन्हीं सबक के साथ हमें आशा है भारत, नया भारत मजबूती से अपनी पुरानी प्राचीन गौरवशाली रणनीति को आत्मसात करके भारत को मजबूत बनाएगा इस्राइल की तरह। आज भारत के चारों तरफ जो दुश्मन खड़े हैं, एक तरफ चीन और पाकिस्तान, दूसरी तरफ इस प्रकार से आतंकियों का घेराबंदी जो केवल भारत को सहनशीलता, सर्वधर्म समभाव की इस सहृदयता, विश्व बंधुत्व की जिस भावना को नकार कर हमें मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सब को सबक सिखाने के लिए भारत को मजबूत रणनीति बनानी होगी। जय हिंद, जय भारत। भारत के जाबाज सैनिकों को नमन।